तो आज की क्लास में हम चिकनगुनिया को डिस्कस करेंगे। पहले एक्चुअली बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं ग्रुप। सही गल है। मिंटू किनार ले गया बहुत सारे मैसेज इसको लेके आ रहे हैं। इसके सिम्टम्स भी आ रहे हैं, कुछ लोगों की रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव में आ रही है चिकनगुनिया की। और इसके अलावा डेंगू का भी है। डेंगू का तो मैं शेयर कर ही चुका हूँ आप लोगों को कुछ दिन पहले। चिकनगुनिया का अभी मैं आज थोड़ा सा समझाऊंगा इसके बारे में, फिर हम क्या प्रोटोकॉल ले सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1 मिनट होल्ड कीजिए आप लोग। तो इसको डिस्कस करेंगे, इसके बारे में, इसका ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं अभी हम लोग। और फिर एक दिन ऐसे ही कल या परसों जब भी टाइम लगेगा तो थोड़ा मिजल्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि गुजरात में और महाराष्ट्र में मिजल्स का अटैक भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और उसमें सिम्टम थोड़े वर्स्ट हो जा रहे हैं। हालांकि उतना ज़्यादा डेथ रेट तो नहीं होता है, चिकनगुनिया का भी बहुत कम ही है। और लेकिन एक्चुअली कोरोना ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है इम्यूनिटी के साथ में। इम्यूनिटी में थोड़े फेरबदल भी हो गए हैं, और जो इम्यूनिटी का रेस्पॉन्स है वो भी चेंज हो गया है। तो रैसेस स्किन पे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और प्लेटलेट की प्रॉब्लम कई बार जो है कई सारे पेशेंट्स में मीजल्स में वो जो सिम्टम्स है मीजल के, वो स्किन के साथ साथ जो माउथ की ओरल कैविटी है वहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। और धीरे धीरे वो स्प्रेड आउट है। पहले मुंबई से स्टार्ट हुआ था, महाराष्ट्र, गुजरात। ऐसा हो सकता है कि वो धीरे धीरे बढ़े। हालांकि गवर्नमेंट ने मास वैक्सीनेशन इन जगहों पे स्टार्ट कर दिया है ताकि वो चीज़ आगे ना जाए। और जो छोटे बच्चे हैं जिनमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 5 साल से नीचे, उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। उसमें नॉर्मल रैसेस हैं जैसे मिजल्स के होते हैं, और फीवर देखने को मिल रहा है। साथ में हल्की फुल्की खांसी, और जो दूसरे सिम्टम्स होते हैं मिजल्स के वो भी चल रहे हैं। उसको देखेंगे। अभी आज हम चिकनगुनिया की बात कर रहे हैं। माइक ऑफ कीजिए, किसका माइक ऑन है ये? तो डेंगू की तरह ये भी एक मॉस्किटो ट्रांसमिटेड डिजीज ही है। और अल्फा टाइप वायरल जो डिजीज है उसमें इसको जो है काउंट किया जाता है। साथ में जैसे डेंगू है वैसे ही चिकनगुनिया भी एक जो बोन में एक तरीके का जो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स जनरेट होता है, वो चिकनगुनिया में भी होता है। लेकिन इसमें स्किन पे भी इरेप्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। ये भी आरएनए टाइप का वायरस ही है। और आप सब लोग जानते हैं कि आरएनए जो वायरस है उनकी वैक्सीनेशन ना के बराबर है, बहुत कम है, और बनती है तो बहुत टाइम लगता है। तो वैक्सीन जैसा कोई सीन चिकनगुनिया के साथ नहीं है। और जो स्प्रेड आउट होने का इसका तरीका है वो वही है कि इन्फेक्टेड पेशेंट को मॉस्किटो बाइट करेगा, फिर वो दूसरे पर्सन में जाके बाइट करेगा, तो वहाँ पे वो उसको जो वायरस है उसको स्प्रेड आउट कर देगा, उसमें वो पहुंच जाएगा। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स में इसमें फीवर देखने को मिलता है। फीवर के साथ साथ जॉइंट पेन देखने को मिलता है। हालांकि जो सिम्टम है वो पूरे तरीके से सामने आने में 2 से लेके 5, 6, 7 दिन तक लगभग लग सकते हैं। यानी कि मॉस्किटो के बाइट करने से, मतलब इन्फेक्टेड होने के 2 से 7 दिन के अंदर इसके सिम्टम्स सामने जो है वो नजर आते हैं, जिसमें फीवर सबसे पहला इलनेस का सिम्टम होता है। और फीवर काफी तेज सिम्टम देखने को मिलता है। और इसमें जो एक्चुअली इसका जो नाम है चिकुनगुनिया, इसको अगर समझा जाए या ब्रेक करके देखा जाए तो इसका मतलब होता है बेंड्स यू अप। मतलब
स्टूप्ड, यानी कि ये मोड़ देने वाली जो सिचुएशन होती है, हड्डी की हड्डी मोड़ देने वाली जो सिचुएशन है, ये इसका अर्थ होता है। इसका जो मतलब है, इसका चिकन से कोई मतलब नहीं है। CHIKUN, चिकुनगुनिया मतलब एक तरीके से हड्डी का मोड़ देने वाला, इस तरीके के जो इसका मीनिंग है इसके नाम का, वो निकलता है। जिसमें फीवर के साथ साथ, हाई ग्रेड फीवर के साथ साथ हेडेक, बहुत ज्यादा फटीक, स्किन पे रैसेस, नोजिया, वोमिटिंग, आंखों में रेडनेस, ये सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। अब डेंगू के साथ आप रिलेट कर सकते हैं, जॉइंट पेन डेंगू में भी रहेगा, इसमें भी देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें चिकनगुनिया में ज्यादा पेन होगा। इसके साथ आपको एसोसिएट करके चलना है कि फटीग इसमें डेंगू से बहुत ज्यादा रहेगी, बहुत ज्यादा थकान रहेगी। और रैसेस जरूर देखने हैं, नोजिया, वोमिटिंग और रैसेस, जो डेंगू में नहीं देखने को मिलते हैं, रेड आइज, ये इसमें देखने को मिलेंगे। इसको देखने के बाद पहचान जाना है कि भाई किस सिचुएशन से पेशेंट निकल रहा है। सही से ट्रीट होना जरूरी है। हालांकि बहुत कम डेथ रेट है इसमें, 1% से भी, 1% से भी नीचे चिकनगुनिया का डेथ रेट है। लेकिन कॉम्प्लिकेशन जो है इसके बाद में, आफ्टर कॉम्प्लिकेशन जो है, पोस्ट चिकनगुनिया या पोस्ट जो इसके इफेक्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बहुत सीवियर लेवल पे फटीग, बोन पेन और मसल्स पेन जैसी कंडीशन ये छोड़ जाता है। इवन कई बार इम्यूनिटी रेस्पॉन्स में ऐसी चीज़ें भी ये फीवर किसी पेशेंट में छोड़ सकता है, जो फिर उसको हर साल परेशान करेगी। हालांकि ज़्यादा प्रोन वही लोग हैं, न्यू बॉर्न बेबी हो गए या फिर ऐसे एडल्ट हो गए जिनकी इम्यूनिटी वीक है, वो लोग बहुत ज़्यादा इसके प्रोन है। और अभी कोरोना में आप देख रहे हैं कि इम्यूनिटी की तो बिल्कुल वाट ही लगी पड़ी है। तो इम्यूनिटी के साथ में ही बहुत बड़ा खेल कर गया है कोरोना। अब आप ये समझिए, इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो मुझे तो यही देखने में लग रहा है कि भेस बदल के कोरोना दूसरे तरीके से अटैक कर रहा है। उतना जानलेवा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग तरीके से चीजें उसी तरीके से देखने को मिल रहा है। ये समझिए कि भाई कोई पर्सन समझ गया कि भाई इसके अंदर इस टाइप की इम्यूनिटी डेवलप हो गई, अब हमें दूसरे तरीके से उसमें एंटर होना है। खैर, अब अगर हम थोड़ा सा देखें कि इसका रूट क्या रहता है इन्फेक्शन का, और इसके रूट को अगर आप समझ लेंगे, रूट को देख लेंगे, तो आपको इसके सिम्टम इतने अच्छे तरीके से एसोसिएट हो जाएंगे, फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट भी आसान हो जाता है। ट्रीटमेंट भी वहाँ पे काफ़ी जो है आसान हो जाता है। अब इसका आप देखिए, ये जो अटैक करता है, मोस्टली इसका जो अटैक का जो एरिया रहता है, जो इन्फेक्शन का एरिया रहता है, वो हमारी जो सेल हैं, एपिथेलियल सेल और एंडोथेलियल सेल, इन दो सेल को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट भी, इन इन प्रोसेस पे भी ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से सारे कॉम्प्लिकेशन जनरेट होते हैं। वो सारे मैक्रोफेजिस है जिनको ये एक तरीके से अल्टर कर देता है वहाँ पे, मतलब इम्यूनिटी के साथ भी एक बहुत अच्छी बड़े वाली फाइट इसकी देखने को मिलती है। इम्यूनिटी वाली जो क्लास है मैंने बता रखी है, यूट्यूब चैनल पर भी आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी तो संभव नहीं है उसको, लेकिन फिर भी ये हमें समझना है कि एपिथेलियल सेल जो हमारे जितने भी ऑर्गन होते हैं उनकी कवरिंग होती है बाहर से भी, और अंदर की जो लाइनिंग होती है हर एक ऑर्गन की, हर एक ऑर्गन की बाहर की कवरिंग की लाइनिंग भी एपिथेलियल होती है, और अंदर की जो लाइनिंग है वो भी एपिथेलियल सेल से बनी होती है, या एपिथेलियल टिश्यू जो भी आप उसको बोले, हालांकि सेल की बात चल रही है। एंडोथेलियल सेल जो है वो मोस्टली हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी अंदर की लाइनिंग को कवर करती है। इसके अलावा ये स्किन में भी देखने को मिलती है, लंग्स में देखने को मिलती है, ठीक है। और ब्लड वेसल्स के अलावा लिम्फेटिक वेसल्स में भी जो इनसाइड लाइंस होती हैं, इनसाइड लाइनिंग होती है, वो एंडोथेलियल सेल की ही होती है। तो इन सब एरिया पे जब इफेक्ट होता है, साथ में जो इम्यूनिटी रेस्पॉन्स जनरेट होता है वहाँ पे, वो सब मैंने आपको बताया हुआ है। मैं मतलब जो पुराने लोग हैं, नए बैचेस जो नए लोग हैं, उनका इम्यूनिटी का चैप्टर आएगा तब उनको भी क्लियर हो जाएगा। तो लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं रेज हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर लेवल पे आप देखिए ब्लड वेसल्स में भी इफेक्ट जा रहा है, और जो स्किन है उस पर भी इफेक्ट जा रहा है। अब जब मैं ओस्टियोब्लास्ट की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब बोन पे भी इफेक्ट जा रहा है।
ठीक है। अब ओस्टियोब्लास्ट क्या है, वो बोन डेंसिटी, बोन को बनाने वाला जो प्रोसेस है वो ओस्टियोब्लास्ट होता है। और ओस्टियोक्लास्ट होता है एक तरीके से जो ये भी मिनरलाइजेशन को मेंटेन करता है। ठीक है, बोन की एक तरीके से जैसे स्किन की पुरानी लेयर हटती है नई लेयर आती है, उस टाइप का प्रोसेस है। लेकिन जो इफेक्ट चिकनगुनिया वहां पे डालता है, उस इफेक्ट में इसमें डिग्रेडेशन, डीजनरेशन, डिग्रेडेशन बोन में शुरू हो जाता है, इवन मोल्डिंग तक। इसीलिए मैंने बोला कि चिकनगुनिया का मतलब है मोड़ देने वाला बुखार, हड्डी को मोड़ देने वाला। तो इसलिए ये मोल्डिंग तक की क्षमता जो है बोन में ऐसी क्षमता रखता है कि मोल्डिंग तक कर सकता है, मतलब मोड़ सकता है ये हड्डी को। इरोजन देखने को मिल सकता है, घिसाव जैसे चीजें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड पे भी ये इफेक्ट डालता है, इसलिए इतना ज्यादा बोन पेन इसमें देखने को मिलता है। अब मैक्रोफेजेस के थ्रू और फाइब्रोब्लास्ट के थ्रू भी ये सारा प्रोसेस को अल्टर कर रहा है, तो बहुत ज्यादा, बहुत बड़े लेवल पे मसल्स पेन और निराल्जिक टाइप जैसी जो पेन की कंडीशन है वो भी ये क्रिएट करता है। अब इसमें क्या होता है कि ये इसके अगेंस्ट में जो चीजें निकलती है, जैसे CD8+ जो टी लिम्फोसाइट सेल होती हैं, और CD4 जो टी लिम्फोसाइट होती हैं, वो अब जो CD8 सेल हैं वो एक तरीके से अर्ली जो इन्फेक्शन है उसको दिखाती हैं, मतलब स्टार्टिंग के लेवल में जो इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा जब इन्फेक्शन थोड़ा मैच्योर हो जाता है, थोड़ा पुराना इन्फेक्शन हो जाता है, वो बोन में चला जाता है और बोन के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, तब जो है CD4 जो टी लिम्फोसाइट सेल है या CD4 जो टी सेल है, उसके जो काउंट है वो बढ़ने लगते हैं। यानी कि इनिशियल लेवल पे अगर टेस्टिंग की बात करें तो, या चेक करने की बात करें तो, CD8+ जो सेल है वो बढ़ेंगी। और जो क्रोनिक वाला जो केस है जहाँ पे चिकनगुनिया थोड़ा पुराना इन्फेक्शन हो चुका है, वहाँ पे CD4 टी लिम्फोसाइट या CD4 टी सेल जो है वो वहाँ पे बड़ी मिलेंगी। लेकिन फिर भी कंडीशन वही है, सिम्टम्स वही है। इतनी सारी चीजें ये अल्टर कर देता है, मच्छर के काटने से ही होता है। इतनी सारी चीजें करने के बाद भी बहुत सारे साइटोकाइंस को भी ये एक्टिव कर देता है या उनके साथ एसोसिएट हो जाता है। साइटोकाइंस भी एक तरीके का इम्यूनिटी रेस्पॉन्स ही है, और जो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी उसके रेस्पॉन्स में फिर वहाँ पे रेसिस या दूसरी चीजें, स्किन पे जो रेसिस होते हैं वो इम्यूनिटी रेस्पॉन्स ही तो है। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें बहुत सारी चीजें, जो फ्लूइड है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से सूजन, रेडनेस देखने को मिलती है। हिस्टामाइन वहां पर रिलीज होता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है, उससे इंटरस्टिशियल स्पेस में थोड़ा फ्लूइड आ जाता है, उससे सूजन आ जाती है। ये पूरा इम्यूनिटी वाले जो चैप्टर है या इम्यूनिटी जो होता है उसी को समझने की चीज है। लेकिन फिर भी ये सारे सिम्टम इसलिए ये जनरेट करता है क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। ये सब इसका जो इफेक्ट है उसके एवज में या उसके अगेंस्ट में जो इम्यूनिटी अपना रेस्पॉन्स देती है, वो सारी चीजें ही हैं। और इसी को हमें मैनेज करते हुए अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, या अपना जो ट्रीटमेंट है उसको अप्लाई करना है पेशेंट के ऊपर। अब आप देखिए, फीवर का सीन तो बनेगा ही अगर मैं इसमें ट्रीटमेंट की बात करूं। इसके बाद हम C2 जो प्लांट है उसके, जो C2 जो मेडिसिन है उसके दो प्लांट को देखेंगे। ट्रीटमेंट में आपको इसका जो अपना फीवर वाला ड्रॉप है वो चलाना है, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं उसमें, वैसे तो वो चलाएंगे तो भी काम करेगा। S10F1 रहेगा ही। यहाँ पे आप चाहें तो वर्ड ऐड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड चीजें हैं, या पेन को भी वर्बन के बजाय वर्ड ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, वर्ड ले सकते हैं। A2 और Y, ये D10 में फीवर को मैनेज करने के लिए ये कैसे चलाना है वो मैंने आपको बता ही रखा है। D10 में आपके पास होनी चाहिए ये ड्रॉप बनी हुई, और इस D10 में से 10 ड्रॉप हम लगभग 1 ग्लास ऑफ वाटर में इसको 10 ड्रॉप को ऐड कर लेते हैं। और फिर उसमें से 1 टेबल स्पून पर 5 मिनट, 10 मिनट, जैसी सीवियरिटी है, बुखार ज़्यादा है तो हर 5 मिनट पे देके थोड़ी देर में बुखार सबसाइड हो जाता है, फिर उसको डोज को जो है हम कम कर देते हैं। इसके बाद अब हमें अपने फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ हमें मसल्स पे भी काम करना है, बोन पे भी काम करना है।
सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी काम करना है, ब्लड वेसल्स का भी मैंने आपको बताया भी इन्वॉल्वमेंट रहता है इसमें, और ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल दोनों पे जो रेमेडी काम करती है वो ये थ्री है। और डब्ल्यू, अब यहाँ मत ये मत देखना कोई चीज, कोई मेडिसिन रिपीट भी हो सकती है, लेकिन वो अलग मैटर है। फिलहाल क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन जिसमें ज़्यादा होते हैं वहाँ ज़्यादा, F1 को 1000 में आप दे सकते हैं, डेली दे सकते हैं कुछ दिन तक, 2-3 दिन तक, 2-3-4 दिन, जब तक चीज़ें पेन मैनेज ना हो जाए, डेली 1 डोज। इसके अलावा कॉम्प्रेस देना है आपको, K2S5 C5 F2 WE, फोर हेड कॉम्प्रेस। तो ये सारी चीज़ें हम चलाएंगे तो आराम से चिकनगुनिया को हम मैनेज कर लेंगे। और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, बाद के कॉम्प्लिकेशन है नेचुरल ट्रीटमेंट में, वो भी काफ़ी अच्छे से मैनेज रहते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के लेवल पे आजकल क्या फिजिशियन करते हैं, एमबीबीएस और एमडी फिजिशियन भी, कि वो ये पता है कि ये तो सब बहुत क्लियर है कि वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी वो जैसे हम लोग चेक करके चलते हैं, भाई हम एक ड्रॉप के साथ में फिर दूसरी ड्रॉप भी दे देते हैं, ताकि भाई दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन है वो मैनेज ना हो। या एक ही प्रोटोकॉल में हम P1 भी दे देते हैं, P3 भी दे देते हैं, या एक ही प्रोटोकॉल में C5 C13 दोनों दे देते हैं। तो अब हमारी तो रेमेडी नेचुरल है, इनका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, लेकिन वहाँ वो भी क्या करते हैं कि भाई कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो थ्रोट में या चेस्ट में। ठीक है, क्योंकि कई बार चेस्ट में इन्फेक्शन देखा जाता है बुखार होने के बाद, या बुखार के ड्यूरेशन में भी, इन बिटवीन फीवर भी। तो वो कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह कंटिन्यूस वहाँ पे उसके साथ ही एड ऑन करके चला देते हैं, जिसकी वजह से फिर दूसरे कॉम्प्लिकेशन, एक तो पेशेंट वीक है, इम्यूनिटी उसकी फाइट कर रही है, या फिर कई बार बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने पे इम्यूनिटी एक तरीके से सरेंडर भी कर देती है। तो उस कंडीशन में वैसे ही वहाँ पे स्थिति पेशेंट की खराब हो जाती है, लीवर में भी इन्फेक्शन हो जाता है, लीवर के एंजाइम सारे बढ़ जाते हैं, और उस कंडीशन में फिर एंटीबायोटिक चलती है तो और स्थिति खराब होने की तरफ चला जाता है। लेकिन जब नेचुरल ट्रीटमेंट चलता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का या होम्योपैथी का या कोई आयुर्वेद का भी ले रहा है, तो वहाँ पे चीज़ें जब मैनेज होनी शुरू हो जाती है तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं जाते हैं। और कॉम्प्लिकेशन जब होती हैं उनका बहुत अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। इक्विपमेंट सबके पास होते हैं, इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टेस्ट क्या करने हैं कंटिन्यूस। जो चिकनगुनिया का टेस्ट हो रहा है वायरल के लिए वो तो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी आपको क्या चेक करना है या किस पे वॉचिंग रखनी है आपको। सबसे पहले ब्लड प्रेशर आपको कंटिन्यूस पेशेंट का चेक करना है। बहुत ज़्यादा दिन की दवाई नहीं देनी है, 4 दिन 5 दिन की दवाई देके उसको वापस बुलाना है, क्या कंडीशन है। वैसे तो प्रॉब्लम होगी तो खुद भी आएगा, लेकिन आपको भी ज़्यादा दिन की मेडिसिन नहीं देनी है। बीपी चेक करना है, ऑक्सीजन चेक करना है ऑक्सीमीटर से, और टेम्परेचर चेक करना है। ये 3 चीज़ें कंटिन्यूअस आपकी वॉचिंग में रहनी चाहिए, किसी भी जो पेशेंट है उसका। अभी जो कंडीशन चल रही है डेंगू में भी और चिकनगुनिया में भी, हर एक कंडीशन में ब्लड प्रेशर के साथ भी चीज़ें जो है बहुत सारी एसोसिएट होती हैं। चेस्ट इन्फेक्शन या दूसरी चीज़ें ऑक्सीजन लेवल से जो है चेक हो जाती हैं, और टेम्परेचर से फीवर तो कंटिन्यूस हमें चेक करते रहना ही है। इसके अलावा जो पैथोलॉजिकल टेस्ट है उन पे मैं नहीं जा रहा हूँ, प्लेटलेट या जो भी सीबीसी वगैरह कराते हैं वो सब कंटिन्यूस चलता ही, लेकिन ये सब हमारे हाथ की चीज़ें हैं। देखिए क्या है कि बहुत सारा ऐसा मिसपरसेप्शन भी है कि अभी हमारी पैथी उतनी स्प्रेड तो नहीं है, मतलब उतने लोगों तक नहीं पहुंची है, लेकिन होम्योपैथी जो है वो अभी घर घर तक जो है पहुंच चुकी है। लेकिन वहाँ एक मिसपरसेप्शन भी है कि इससे जो रोग है वो बढ़ जाते हैं या बढ़ने की स्थिति का पता नहीं चलता। उसके कई कारण है। उसका कारण एक तो ये है कि जैसे मान लो कोई किसी होम्योपैथ के पास कोई हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी का पेशेंट आता है कोई, तो वो उसकी मेडिसिन चला देंगे, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या थेरेपेटिक में मदर टिंचर ऐसे स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो फॉलोअप होता है ब्लड टेस्ट के थ्रू, उसका लीवर फंक्शन टेस्ट होना चाहिए,
उसका लिपिड प्रोफाइल हर महीने या 45 डेज में चेक करते रहना चाहिए। वो चीज़ पे वो ध्यान नहीं रखते, वो समझते हैं कि आपकी मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, सिम्टम्स मैनेज हो गए और बस काम हो गया। ऐसा इसलिए वहाँ पे कई बार गड़बड़ होते हुए देखा गया। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। और जो सिंपल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है या जो जरूरी है वो हमेशा करा लेनी चाहिए। तो ये चिकनगुनिया का था एक सिंपल सा, मैंने आपको बताया कि ऐसे रूट क्या रहता है इसका इन्फेक्शन का, और इसके सिम्टम्स हैं, और क्यों वो सिम्टम्स आते हैं वो उसके रूट पे ही डिपेंड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। जहां जहां जिन प्रोसेस पे ये अटैक करता है उस पे ही सब कुछ। अब हम डिस्कस करते हैं कैंसरेसर 2 C2। कैंसरेसर 2 C2 में कुछ प्लांट्स तो वही हैं सेम जो हमने अभी दूसरी रेमेडीज में सी ग्रुप की जो C1 में हमने देखे हैं, जिसमें ओनियम मैक्युलेटम है और रस्टोक्स है, पिम्पिनेला और विंसेटोक्सिकम। ये प्लांट्स वो हैं जो ऑलरेडी हम C1 में देख चुके हैं। अब चिकनगुनिया का मैंने बता दिया, सिम्टम्स देख के आप लोगों को ट्रीटमेंट खुद जो है स्टार्ट कर देना है, बार बार हर चीज़ के लिए मैसेज नहीं। अच्छा, एक और है, फोन कॉल्स जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैं आज तो मैं बहुत परेशान ही हो गया। आज कम से कम 30 फोन कॉल मेरे पास आए होंगे, 30 से भी ऊपर ही। तो प्लीज़ जो चीज़ अगर कोई मैसेज से मैनेज हो सकती है तो आप लोग कम से कम, आप लोग केवल मैसेज से ही कम्युनिकेट करें। जिसको नहीं पता है वो अलग चीज़ है। जवाब तो मैं देता ही हूँ मैक्सिमम, कई बार थोड़ा थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, तो अदरवाइज तो मैं अ, सबके मैसेज का जवाब देता हूँ, कम से कम जो ग्रुप में, क्लास के ग्रुप में है, उन सब का जवाब तो मैं देता ही हूँ। तो अभी हम यहाँ पे एक्वेजिटम को देख रहे हैं। फर्स्ट जो पहला प्लांट है, इम्पोर्टेंट प्लांट भी इसका यही है, और जो मेन प्लांट है या जिसके पीछे रेमेडी पूरी ये काम करती है वो प्लांट है एक्विजिटम ही है। और जैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में वैसे ही होम्योपैथी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो यूरिनरी ट्रैक है पूरा, उस पे ये प्लांट का इफेक्ट है। होम्योपैथी में भी इसको कहीं ना कहीं उन्हीं से रिलेटेड सिम्टम्स के लिए यूज किया जाता है। हालांकि वो सिम्टोमेटिक तरीके से बात करते हैं, लेकिन हर एक प्लांट का अपना थेरेपेटिक इफेक्ट भी होता है, बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट है, और जिनका यूज हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी में करते हैं। एक प्लांट में मैंने आपको पहले ही बताया, एक प्लांट में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। उसके प्लांट के अपने हार्मोन होते हैं, प्लांट्स के एंजाइम होते हैं, ये सब मिलके एक बहुत इफेक्टिव इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी जो है वो बनाते हैं। खैर, ये प्लांट जो है एंटीऑक्सीडेंट, तो मैक्सिमम प्लांट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट के साथ ये एंटी इन्फेक्शियस भी है। और सबसे बड़ी जो चीज इसकी देखी गई है वो है जब इसके जो एक्सट्रैक्ट है उसको टेस्ट किया गया, और जो माइक्रोग्राम जो टेस्ट है, जो नॉर्मली किसी कंपोनेंट की जो बैक्टीरियल है उन सबको टेस्ट करने के लिए किया जाता है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया पे बहुत इफेक्टिव देखा गया। जैसे ई कोलाई के लिए बहुत इफेक्टिव ये प्लांट देखा गया। इसके अलावा स्टाइफिलोकोकस जो बैक्टीरिया होता है उसके लिए देखा गया। इसके अलावा निमोनिया के रेस्पॉन्सिबल, जैसे स्टाइफिलोकोकस भी कई बार निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस पे भी ये जो है इफेक्टिव देखा गया। और स्यूडोमोना, सेल्मोना और सेल्मोनेला जो है, इन सभी जो बैक्टीरिया हैं या जो क्लास हैं बैक्टीरिया की, इन सब क्लास पे ये इफेक्टिव देखा गया। इन बैक्टीरिया की सेल को ब्रेक करने के लिए बहुत मतलब जिसका एक्सट्रैक्ट है उसको जब अप्लाई किया गया तो उसने इनको डिस्ट्रॉय करने का बहुत अच्छा इफेक्ट देखा गया। ये सब पब्लिश्ड पेपर हैं, मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हवाई हवाई चीजें नहीं है, ये पब्लिश्ड है। आप इनको ढूंढेंगे तो इनके रिसर्च पेपर भी आपको मिल जाएंगे कि एक्वेजिटम इन सारे बैक्टीरिया के खिलाफ जो है काम करता है। और आप देखिए, ये बैक्टीरिया काफी ज्यादा रेस्पिरेटरी में और
जो लोअर डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं, खासकर एनस, रेक्टम, इंटेस्टाइन, इस पर्टिकुलर जो एरिया है, लोअर एब्डोमन वाला जो एरिया है, यहाँ पे वो ज़्यादा अटैक करते हुए देखे गए हैं। इसलिए C2 यहाँ पे काम करता है। इसके अलावा जो पाउच टाइप वाले ऑर्गन है, वहाँ पे भी C2 काम करता है। फिर चाहे गोल ब्लेडर रहे, चाहे वो यूरिनरी ब्लेडर रहे, इवन P2 के साथ मिलके ये लंग्स पे भी काम करता है। खैर, एक्विजिटम की हम बात कर रहे थे, तो एक्विजिटम के ये अच्छा, एक बड़ी बात और है कि जो एक्विजिटम, अब ये जो प्लांट है ये टॉक्सिक तो है, तो जिसको यूज किया गया वो 1:10 के डायल्यूशन में यूज किया गया। अब देखो, जो मैं रिसर्च पेपर आपको बता रहा हूँ पढ़ के, उसी का पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ये रिसर्च पेपर जिन लोगों ने पब्लिश किया है वो एलोपैथी से बिलोंग करते हैं। लेकिन क्योंकि अब आप लोग जानते हैं एलोपैथी वाले सभी, वहाँ पे बहुत सारे एक्सट्रैक्ट, बहुत सारे कैप्सूल और मेडिसिन ऐसी बन चुकी हैं जो कहीं ना कहीं नेचुरल चीज़ों से बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये लोग साइंटिस्ट हैं, हालांकि इनको हम किसी पैथी का भी नहीं बोल सकते हैं। तो ये, इन लोगों ने भी डाइल्यूशन यूज किया। आप लोग चाहे इसको देख लेना, पढ़ लेना कि 1:10 के डाइल्यूशन में इसका इसेंशियल ऑयल यूज किया गया है। ये सारे जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया पे इसका इफेक्ट देखने के लिए। ठीक है, और होस्टेल भी इसका जो दूसरा नाम है, वो होस्टेल भी इसको बोला गया है। और इसके अलावा और बहुत सारे नाम इसके हैं। वो नाम तो खैर उनमें क्या रखा है, उनको क्या हम समझे, लेकिन होस्टेल काफी फेमस है। और एक्वेजिटम, एरवेंसिया, और दूसरी फैमिली भी है मतलब इसी फैमिली में और भी प्लांट है जो एक्वेजिटम से स्टार्ट होते हैं। लेकिन फिर भी ये जो सिम्टम्स, ये सारी चीजें, ये पूरी फैमिली के लिए हैं। मतलब इस फैमिली के सारे प्लांट हैं, उनकी सबकी ये प्रॉपर्टी होती है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो ये ट्रेडिशनल यूज होने वाली मेडिसिन है। और यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इसका यूज जो है वो किया जाता है। इसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे एविडेंस हैं और रिसर्चेज हैं जहाँ पे एज ए डायूरेटिक इसको यूज किया जाता है। मतलब यूरिन के आउटपुट को, यूरिन के फ्लो को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है या किया जाता है। ब्लड प्रेशर को डाउन करने के लिए भी कई बार इसके एक्सट्रैक्ट इसेंशियल ऑयल को यूज करने की एंशियंट टाइप की हिस्ट्री मिली है। मतलब पुराने टाइम में कहीं यूज करने की हिस्ट्री ऐसी इसकी मिली है। इसके अलावा और जो इसका यूज देखा गया, या जो ट्रेडिशनल यूज इसका है, जहाँ से रिसर्च पेपर में ये चीजें डाली गई है, वो ये भी है कि फ्लूइड रिटेंशन की जो कंडीशन है, एडिमा, पानी इकट्ठा हो जाना, पानी जमा हो जाना। ठीक है, और चाहे वो फिर एसाइटिस रहे या फिर पल्मोनरी एडिमा देखने को मिले, वहाँ सब जगह इसको यूज किया जा सकता है। और हम लोग करते भी हैं, हम लोग करते हैं S2 C2 P2 N1 G या B, हम लोग यूज करते हैं, एसाइटिस के लिए भी यूज करते हैं। और जो पल्मोनरी एडिमा है, ठीक है, लंग्स में पानी भरने वाली कंडीशन है, ठीक है, वहाँ भी, या पल्मोनरी एफ्यूजन के लिए या प्लूरिसी के लिए भी हम C2 का यूज करते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ब्लेडर में स्टोन देखने को मिले, किडनी में स्टोन पे भी काम करता है, लेकिन यूरिनरी ब्लेडर के स्टोन में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन देखने को मिले, कहीं किसी भी टाइप की एबनॉर्मलिटी देखने को मिले, या ऐसी इनेबिलिटी देखने को मिले जिसमें यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो, वहाँ सब जगह ये प्लांट जो है इफेक्टिव रहता है। इसके अलावा इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, यूरिन पे कंट्रोल ना रहना, बार बार यूरिन का पास आउट होने की कंडीशन में भी ये जो है इस प्लांट का इफेक्ट देखा गया है। इसके अलावा यूरिनरी ब्लेडर की TB हो गई, ठीक है, जॉइंडिस और हेपेटाइटिस में भी ये काम करता है। हेपेटाइटिस तो वायरल डिजीज है, उसमें काम करता है, ये प्लांट के सिम्टम्स है। लेकिन जॉइंडिस में जब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस देखने को मिले, जिसको गोल ब्लेडर में स्टोन रहे, ठीक है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस मतलब गोल ब्लेडर में स्टोन रहे, बाइल का सिक्रेशन अच्छे से ना हो, उसका सर्कुलेशन अच्छे से ना हो, जिसकी वजह से फिर बिलिरुबिन में जो उसका लेवल है वो रेज देखा जाता है। और जो लीवर पे फैट है वो भी इकट्ठा होने की कंडीशन रहती है। उस कंडीशन में भी एक्वेजिटम का यूज है। अब C2 का यूज भी हम करते हैं। गोल ब्लेडर में स्टोन है अगर, तो लीवर की जो ड्रॉप है वो तो हम चलाते ही हैं।
छोटा स्टोन है तो D5 में चलाते हैं, बड़ा स्टोन है तो 200 में कुछ दिन देके फिर D5 में लेके आते हैं। लेकिन साथ में हम S2C2 हमेशा स्टार्ट करके रखते हैं उसका, ताकि यूरिनरी जो ब्लेडर है उस पर इफेक्ट जाता रहे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन डाइल्यूशन सेट करते हैं। पेन होने का डर लगता है तो D10, D30 या 200 में हम उसको चलाते हैं, ताकि पेन ना हो। साथ में F1 या F2 भी ऐड कर देते हैं उसके। तो ये सारे जो इफेक्ट हैं वो हैं। इसके अलावा मेस्टुरल प्रॉब्लम में भी इसको देखा गया है। और जो ओवरीज पे भी है, S2 के साथ साथ C2 को भी वहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिले। तो क्योंकि ओवरीज भी पाउच टाइप के ऑर्गन में ही डिफाइन हम उसको कर सकते हैं। यूट्रस पे भी इफेक्ट है। C1 के बाद अगर वो सेकंड ग्रेड में कोई डिजीज चली गई है, यूट्रस से रिलेटेड है, तो वहाँ पे C2 का यूज किया जाता है। इसके अलावा C2 एक्वेजिटम के जब एक्सट्रैक्ट को टेस्ट किया गया तो इसमें जो है ओस्टोपोरोसिस को ठीक करने की जो इसकी कैपेसिटी है वो भी देखी गई। इसमें मतलब ऐसे कंपोनेंट देखे गए जो इसमें खुद में भी कैल्शियम जो है वो मिला है। इसके अलावा एक्वेजिटम मतलब ऐसे एटमोस्फियर क्रिएट करता है जिससे जो सिंथेसिस है वो इंक्रीज होता है। बोन मैरो पे काम होना आप उसको समझ सकते हैं, जिससे कैल्शियम का सिंथेसिस होता है। प्लस जो इंटेक कर रहा है, अगर बाहर से भी कैल्शियम का इंटेक हो रहा है किसी फूड के थ्रू या किसी सप्लीमेंट के थ्रू, तो उसको एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को भी ये बढ़ाता है। मतलब एक्वेजिटम को यूज करने से किसी डिजीज में यूज हो रहा है एक्वेजिटम, तो ये बोन की जो डेंसिटी है, जो मिनरल को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, उसको भी ये इम्प्रूव करता है। अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगी मीटिंग तो कनेक्ट कर लेना आप लोग दोबारा। तो ये सारे जो चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती हैं एक्वेजिटम में। बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट है। अब C2 को जितनी जगह यूज कर सकते हैं हम लोग, उन सब जगह एक्वेजिटम को यूज किया जा सकता है। उसके अलावा भी जो एक्वेजिटम कुछ और जगह हैं जहाँ पे हम मोस्टली C2 को यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक्वेजिटम के इफेक्ट वहाँ पे देखे गए हैं। जैसे नोज ब्लीड में इफेक्ट देखा गया, या अनकंट्रोल ब्लीडिंग किसी भी कंडीशन में देखी गई, चाहे मेस्टुरल ब्लीडिंग भी हो या नोज से हो रही हो। तो ये ऐसे इफेक्ट हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा C2 को यूज नहीं करते।